Hello and welcome students. Today we are about to start the second part of NPO class 12 accountancy. अगर आप लोगों ने पहला पार्ट NPO का नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को इसीलिए पहला पार्ट देखना होगा, देन यू कम बैक हियर। ये भी बहुत ही एक ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो अगर किसी ने पूरा देख लिया तो लगभग उसको एनपीओ का 70% 70 to 80% उसका एनपीओ क्लियर हो गया। क्लियर? सो अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देखिए, देन यू कम बैक हियर। और जिन लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है, बी विथ मी और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, डू नॉट स्किप, क्योंकि यह इस वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, each and every point are very much crucial related to the NPO. So let us start. There are some peculiar items while doing the accounting of NPO. ठीक है, कुछ peculiar items को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, let us start करते हैं। Now पहला जो आइटम है which is recurring expenditure. Now recurring शब्द जब आता है, recurring क्या बोला मैंने? रेकरिंग का मतलब होता है विच इज रेगुलर इन नेचर। क्या है? रेगुलर इन नेचर, जो एक्सपेंसेस हमेशा होता है। जैसे कि अगर एनपीओ है, उसने काम कराया तो देना होगा सैलरीज, रेगुलर एक्सपेंसेस है। रेंट रेगुलर एक्सपेंसेस है। रिपेयर कराना हो कुछ, रिपेयर्स, ये सारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर? नाउ रेकरिंग एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होगा? एज वी नो दैट एज द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, पेमेंट क्या हो रहा है? पेमेंट आउट हो रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है। क्लियर टू यू? पैसा बाहर जा रहा है। तो पहला तो ट्रीटमेंट, ये रिसिप्टेंट, मैं R/P लिखूंगा, ठीक है, वो दैट इंडिकेट्स रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। तो पहला ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा? पेमेंट साइड में जाएगा। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में ऑल द रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, दैट इज इन द क्रेडिट साइड। क्लियर टू यू? एंड एज इट इज रेकरिंग इन नेचर, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास that income and expenditure account only records those expenditures which are regular in nature. तो ये रेगुलर नेचर का है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में आएगा? एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ठीक है, विच इज डेबिट साइड। क्लियर टू यू? अंडरस्टूड ना? ओके। नाउ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच आर इरेगुलर इन नेचर। इरेगुलर मतलब बिजनेस एक्टिविटी या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो डे टू डे एक्टिविटीज होता है उसमें ये रेगुलरली नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इरेगुलर इन नेचर। इरेगुलर इन नेचर, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल भी बोल सकते हैं। कैपिटल इन नेचर, रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल इन नेचर। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज से 2 लाख, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 2 लाख। ध्यान से देखिए, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, बट क्या वो एनपीओ हमेशा बार बार करेगा? नो, ये इरेगुलर इन नेचर है, दैट्स व्हाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एज इट इज एक्सपेंडिचर, पैसा आउट हो रहा है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहा। पहला एंट्री इसका तो ये होने वाला है कि अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन सा साइड में जाएगा? पेमेंट साइड में जाएगा, विच इज क्रेडिट साइड। क्लियर टू यू? एंड एज इट इज कैपिटल इन नेचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो आने वाला है नहीं, तो यहां पर हो क्या रहा है? पैसा तो चला गया बट फर्नीचर तो आ रहा है ना। एंड फर्नीचर इज व्हाट? फर्नीचर इज द फिक्स्ड एसेट। बिजनेस एनपीओ का क्या हो रहा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर क्या हो रहा है? उसका एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर टू यू? एसेट, देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर टू यू? दूसरा ट्रीटमेंट। एम आई क्लियर? ओके। नाउ
वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट, रेकरिंग इनकम। जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर जैसे था वही रेकरिंग इनकम है। रेकरिंग इनकम जो इनकम हमेशा होता रहता है, ठीक है। जैसे कि हो गया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को रेकरिंग इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक मंथली या एनुअल फी होता है जो हमेशा मंथली मिलता रहता है या फिर एनुअली मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है सब्सक्रिप्शन। तो एज इट इज इनकम, पैसा आ रहा है तो ये पहला तो चीज क्या होगा, वो रिसिप्ट साइड में जाएगा। कहा, रिसिप्ट एंड, ध्यान से देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन सा साइड में जाएगा, रिसिप्ट साइड में जाएगा। रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट साइड में जाएगा, विच इज डेबिट। ओके, एंड एज इट इज रेकरिंग इन नेचर, रेगुलर में है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा। कहां रिकॉर्ड होगा, इनकम साइड में, विच इज क्रेडिट साइड। क्लियर टू यू? ओके, नाउ नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसे कुछ इनकम होता है जो रेगुलरली ना हो, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सेल ऑफ, क्या बोला मैंने, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वी आर कमिंग, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो होता है ये नॉन रिकरिंग इनकम होता है। क्लियर टू यू? तो नॉन रिकरिंग इनकम होने से पैसा, एक तो पैसा तो आ रहा है, तो पहला ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। कौन सा साइड में, रिसिप्ट साइड में आएगा, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, विच इज डेबिट इन नेचर। ठीक है, और एज इट इज नॉन रिकरिंग, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नाउ इट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट का वैल्यू कम हो गया, बैलेंस शीट से उस पर्टिकुलर एसेट से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, पर्टिकुलर एसेट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जो हम बताने जा रहे हैं, लीगेसी। लीगेसी क्या होता है, इट इज ए सॉर्ट ऑफ गिफ्ट। ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट बोल सकते हैं हम, उत्तराधिकार। लीगेसी मतलब उत्तराधिकार जिसे बोलते हैं। ठीक है, उत्तराधिकार मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट विच इज गिवन बाय द मेंबर्स और सम अदर पर्सन टू द एनपीओ। ठीक है, उसको दिया जाता है ताकि कुछ स्पेसिफिक काम किया जा सके। अंडरस्टूड? ओके, लीगेसी। तो पहला चीज, एज इट इज ए रिसिप्ट फॉर एनपीओ, तो ये तो पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन सा साइड में आएगा, डेबिट साइड में, विच इज रिसिप्ट साइड। डेबिट साइड में ये लिखा जाएगा क्लियरली। ठीक है, एज इट इज रिसिप्ट। क्लियर टू यू? नाउ वेदर इट इज रेकरिंग इन नेचर, नो। हर कोई हमेशा गिफ्ट देने वाला है क्या? नहीं। एम आई क्लियर? गिफ्ट हमेशा नहीं मिलता। नाउ इफ जिस डोनर ने ये लीगेसी दिया है एनपीओ को, अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही ये पैसा आप यूज कर सकते, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया गया या फिर एक क्लब हाउस बनाने के लिए ये पैसा दिया गया, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। एम आई क्लियर? नाउ इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, एज इट इज रेस्ट्रिक्टेड फंड, लीगेसी इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ फंड। अगर डोनर ने कुछ इंडिकेशन दिया कि पर्टिकुलरली ये स्पेसिफिक क्या काम करना है, स्पेसिफिक है, तब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है, एक लीगेसी का अलग से लिखना होता है। लीगेसी हम अलग से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एज इट इज फॉर द स्पेसिफिक एक्शन और स्पेसिफिक पर्पस। बट अगर लीगेसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हो, स्टिल इट इज नॉट रेकरिंग इनकम, इट इज कैपिटल इन नेचर। क्लियर टू यू? हमेशा नहीं मिलता। तो ये जो लीगेसी है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कहां पर, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ऐड किया जाता है। कैपिटल फंड के साथ क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा लीगेसी को, कैपिटल फंड के साथ लीगेसी को ऐड किया जाता है। क्लियर टू यू? लीगेसी इज एडेड टू द कैपिटल फंड। नाउ आप सबके मन में एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि लीगेसी को हमने लायबिलिटी साइड में ही क्यों लिखा। देखिए क्लास 11 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल में
हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। बाय दिस कंसेप्ट द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर क्वाइट सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। बिजनेसमैन में डाई बट द बिजनेस विल कंटिन्यू। इसी तरीके से एनपीओ एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर टू यू? नाउ members of the NPO may die, may leave the NPO, still NPO will continue। इसीलिए NPO का ये liability है, whatever the fund is raised for the NPO is the liability of the NPO to return it back to its members or to provide welfare services to the society। So if each and every fund itself is a liability। क्लियर टू यू? लीगेसी समझ में आ गया? लीगेसी एक तरीके का गिफ्ट होता है जो कोई एक पर्टिकुलर डोनर, आउटसाइडर भी हो सकता है, ठीक है, या मेंबर्स भी हो सकता है, एनपीओ को देता है। तो ये रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आएगा, और अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लीगेसी अलग लिखा जाएगा। बट इफ इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्टिल इट इज कैपिटलाइज्ड, स्टिल इट इज कैपिटल इनकम, दैट्स व्हाई बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड किया जाएगा। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी को बोर फील हो रहा है तो गाना वाना गा सकते हो, गाना वाना गा लो, उसके बाद पॉज करो एंड देन यू कम बैक। मैं तो अपना कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? ओके, लेट अस कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट इज डोनेशन। ध्यान से देखिए, डोनेशन यही तो होता है मेन चीजें, डोनेशन, ठीक है। डोनेशन देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन, रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा होता है अनरेस्ट्रिक्टेड डोनेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब जो बंदा डोनेट करता है वो पर्पस डिसाइड करके दे देता है कि इस डोनेशन का जो पैसा एनपीओ को मिलने वाला है उससे उसको क्या करना है, ठीक है। और अनरेस्ट्रिक्टेड इट्स अ टाइप ऑफ जनरल डोनेशन, ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन ही मतलब ही होता है आपका डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्लियर टू यू? डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एज इट इज ए रिसिप्ट, ये एक रिसिप्ट है। तो पहला तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, कौन सा साइड में? रिसिप्ट साइड में आएगा, ठीक है, रिसिप्ट साइड में आएगा which is debit side। clear? now as it is for the specific purpose, ठीक है, so ये हमेशा मिलने वाला है नहीं। जैसे कि देखिए डोनेशन फॉर एग्जांपल में दे देता हूं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, इसका मतलब क्या है कि जो डोनेशन का पैसा होगा वो उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ओके। या फिर से डोनेशन फॉर प्राइस, प्राइस के लिए डोनेशन, तो इसका मतलब क्या कि इस डोनेशन का पैसा से प्राइस खरीदना है। क्लियर? ये दीज आर रेस्ट्रिक्टेड थिंग्स। तो रेस्ट्रिक्टेड जो होता है डोनेशन, सॉरी, रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन जो होता है, दिस आर व्हाट, ऑल द रेस्ट्रिक्टेड डोनेशंस आर कैपिटल आइटम्स, ठीक है। तो उसको क्या करना है? दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड, और डोनेशन एज इट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, इसीलिए उस पर्टिकुलर फंड का नाम से बिजनेस क्या, एनपीओ क्या करेगा, लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में हो गया, और बाद में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। कौन सा साइड में? लायबिलिटी साइड में क्या लिखना है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्लियर टू यू? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्लियर? नाउ और मैं थोड़ा बता देता हूं, अगर उस पैसे से कोई खर्चा होता है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर कोई खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फंड से सब्ट्रैक्ट होगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग से ही सब्ट्रैक्ट होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और बिल्डिंग जितना कंस्ट्रक्ट हुआ है
उस वैल्यू का बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर टू यू? आई थिंक क्लियर। ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूं, अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो पहला तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एज इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो पर्टिकुलर फंड अकाउंट में डेबिट होता है अमाउंट, इसका मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखा जाएगा। और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर कुछ पैसा खर्चा हो रहा है तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है लायबिलिटी साइड में जो अकाउंट है उसमें से जितना पैसा खर्चा हुआ वो माइनस होगा, और जितना अमाउंट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुका है वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ जनरल डोनेशन देखिए, जनरल डोनेशन में भी दो चीजें हैं। एक तो होता है स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। दूसरा होता है लार्ज अमाउंट। अगर कोई बड़ा सा अमाउंट, बड़ा 10 करोड़ 50 करोड़ 50 लाख 10 लाख बड़ा अमाउंट, डोनेशन 5000 10,000 स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट का जो डोनेशन है ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हर साल मिलता रहता है। क्लियर टू यू? हमेशा ही मिलता रहता है। ये जो जनरल डोनेशन है हमेशा मिलता रहता है, इसलिए ये पहला तो हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड, मतलब डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। और एज इट इज रिकरिंग इन नेचर, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा एज इनकम, रेवेन्यू इनकम, रिकरिंग इन नेचर। बट अगर लार्ज अमाउंट है दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा ही जाएगा। ध्यान से देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के वो कौन सा साइड में, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और एज इट इज ए लार्ज अमाउंट सो द अमाउंट नीड टू बी कैपिटलाइज्ड, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल फंड के साथ, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ इसे ऐड कर लिया जाएगा डोनेशन को। क्लियर? ओके। नाउ सब्सक्रिप्शन, ओके, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज वेल एज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द एनपीओ। अब इस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक एनुअल या मंथली फी होता है। मंथली हम पकड़ सकते हैं, मंथली या फिर एक एनुअल फी, ठीक है, मंथली या एक एनुअल फी होता है विच इज पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ सो दैट द एनपीओ कैन एबल टू सर्व इट्स पर्पस। मतलब एक महीने में या फिर पूरा साल में कुछ पैसा मेंबर्स को देना पड़ता है ताकि जिस पर्पस के लिए एनपीओ एस्टैब्लिश हुआ है वो पर्पस स्मूथली कर पाए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया एक चीज, ये रिकरिंग, क्या है, रिकरिंग इन नेचर, हमेशा देना होता है रिकरिंग। तो होगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में। एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम के हिसाब से जाएगा, ठीक है। नाउ रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स हमेशा आता है, तो कुछ एडजस्टमेंट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। ओके, ध्यान से देखिए, मैं 3 साल लिख रहा हूं इधर, जैसे कि 2020 में, 2020 मेरा करंट ईयर, इसको मैं पकड़ लेता हूं करंट ईयर। करंट ईयर मतलब जिस साल के लिए हम लोग अकाउंट बना रहे हैं एनपीओ का वो 2020 है। 2019 ये हो गया प्रीवियस ईयर, क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, ठीक है। नाउ और 2021 अपकमिंग ईयर या फिर फ्यूचर ईयर हम बोल सकते हैं, फ्यूचर ईयर। ओके, नाउ एज इट इज रिकरिंग इन नेचर, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो वेरी इजी, ये 2019 का रिसीव करो, 20 का रिसीव करो कि 21 का रिसीव करो, ये सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2020 करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है वही आएगा। क्लियर? नाउ रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स देखिए ना, पहला चीज सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा, करंट ईयर हमने 2020 पकड़ा था,
ठीक है, समझ लो, ये मान के चलते हैं हम लोग। 2020 में हमें मिला सब्सक्रिप्शन से 2 लाख रुपए, ठीक है। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, अभी जो मैं बोल रहा हूं एकदम ध्यान देना है, क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड उसे ऐड करो। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इसे लेस करो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है। ओके, इरेज कर लेते हैं इस चीज को। ओके, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होने से लेस करो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग को लेस करना पड़ता है, ठीक है। नाउ क्यों आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एज वी नो दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये एक्रूअल बेसिस में होता है। कौन सा बेसिस में? एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब एनी इनकम रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर वुड बी रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। करंट ईयर के लिए अगर कोई इनकम रिसीव हुआ है वो रिकॉर्ड होगा, एक्चुअल में वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है 2020 के लिए कुछ पैसा रिसीव होना बाकी है तो ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब 2019 के लिए पैसा बाकी है तो 19 का पैसा तो 20 में नहीं आएगा, डेफिनेटली वो 20 का इनकम नहीं है, इसे लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग को ऐड करो, एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, एडवांस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग को ऐड करना होता है। इसका मतलब क्या, 2019 में हमने कुछ पैसा 2020 के लिए रिसीव कर लिया था, तो द इनकम इज एक्चुअली फॉर 2020 बट रिसीव किया 2019 में। इट मीन्स व्हाट, कि जो इनकम है वो 2020 का ही है। क्लियर डू यू नाउ? उसके बाद एडवांस रिसीव्ड एट द करंट ईयर फॉर द फ्यूचर ईयर, इसे लेस करो, मतलब एडवांस रिसीव्ड एट द एंड लेस किया जाना चाहिए। एडवांस रिसीव्ड एट द एंड यह होना चाहिए लेस। इसका मतलब यह है कि 2020 में ही हम लोगों ने 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, तो एज इट इज नॉट द इनकम ऑफ 2020 हम इसे लेस कर देंगे। क्लियर? अगर ये किसी को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करिए फिर समझिए, ठीक है। और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल सम करने वाले हैं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, बी विथ मी, पूरा क्लियर करेंगे एनपीओ, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एंट्रेंस फीस। क्या है एंट्रेंस फीस? देखिए, एंट्रेंस फीस भी 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एंट्रेंस फीस एक तो रिकरिंग नेचर का होगा, दूसरा नॉन रिकरिंग। अगर ऐसे रिकरिंग हम माने, रिकरिंग नेचर, रिकरिंग का मतलब कि एंट्रेंस फीस कोई ना कोई मेंबर एनपीओ जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल मेंबर रिटायर हो रहे हैं और हर साल मेंबर एंटर कर रहे हैं, हर साल मिल रहा है पैसा, ठीक है। अगर ऐसा है, इसीलिए नॉर्मली अगर एंट्रेंस फीस स्मॉल अमाउंट होता है तो उसे रिकरिंग पकड़ लेना। स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट होने से इसको क्या पकड़ लेना है, एंट्रेंस फीस को आप रिकरिंग नेचर का पकड़ लो, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। बट अगर वो अमाउंट बड़ा है, नॉन रिकरिंग, मतलब एक बार दे दिया और नहीं मिलेगा, तब क्या करना है? तब तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, रिसिप्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में। और एज इट इज नॉन रिकरिंग तो इट मींस दैट इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड के साथ प्लस करके लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एंट्रेंस फीस। क्लियर? ओके। नाउ लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? इट इज द लमसम अमाउंट, ये एक लमसम अमाउंट होता है, ठीक है, विच इज पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द एनपीओ। एंड ये लमसम अमाउंट एनपीओ के जो मेंबर्स है एक साथ दे देते हैं और उसको बाद में देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड रिसिप्ट साइड में तो आएगा,
और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं लाइफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, लाइफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उसमें लिखा जाता है, क्लियर टू यू, लाइफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज इट इज अ कैपिटल आइटम, कैपिटलाइज, बट वो कैपिटल फंड के साथ ऐड नहीं होता, बट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लाइफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल के इसका अमाउंट लिखा जाता है एज इट इज नॉन रिकरिंग। जो ये बंदा एक बार दे देगा और बार बार देगा क्या? नहीं देगा। क्लियर टू यू? ओके। नाउ सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, देखिए इसका क्या होगा। सेल किया, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पहला तो हो गया इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका डेबिट साइड में लिखा जाएगा। पैसा आ रहा है ना, क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, एंड उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट से, देखिए बैलेंस शीट से पर्टिकुलर एसेट से तो माइनस होगा, एसेट से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एट द डेट ऑफ सेल अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। अभी जिस डेट में ये फिक्स्ड एसेट बेचा जा रहा है उस डेट में आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, इससे कैसे पता चले? इसको पता करने के लिए सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स मतलब बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, ठीक है, सेल प्रोसीड्स और बुक वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ सेल एंड सेल प्रोसीड, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो प्रॉफिट, जो हिस्सा प्रॉफिट का आएगा, ठीक है, अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है बुक वैल्यू कम है तो प्रॉफिट हुआ ना, ये प्रॉफिट कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा एज एन इनकम। ठीक है, बट अगर बुक वैल्यू ज्यादा हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा एज लॉस। क्लियर टू यू? ओके। नाउ सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल देखिए ये तो एक रेकरिंग चीजें है, रेकरिंग इनकम है। ये क्या है? एक रेकरिंग इनकम है, हमेशा होता रहता है। एक तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में, और रेकरिंग है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज ए प्रॉफिट लिखा जाएगा, एज एन इनकम। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, ये भी सेम ही है, सेम है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, नाउ एंडाउमेंट फंड, इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं। इट इज ए फंड विच इज अराइजिंग आउट ऑफ ए बिक्वेस्ट और ए गिफ्ट, गिफ्ट देना, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, क्या दिया, गिफ्ट से ही अराइज होता है एंडाउमेंट फंड। ठीक है, नाउ एज इट इज रिसिप्ट बट इट इज कैपिटल नेचर, डू रिमेंबर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, इफ दैट एंडाउमेंट फंड, जो फंड है उस फंड से अगर कोई पैसा फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर वो फंड है तो क्या करना है हमें, ध्यान से देख लीजिए। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंडाउमेंट फंड लिखते हैं, एंडाउमेंट फंड, इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एंडाउमेंट फंड लिख देंगे। ठीक है, उस फंड से अगर कोई पैसा आप एनपीओ कहीं पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इफ इट इज इन्वेस्टेड समवेयर, तो उस पैसे का इन्वेस्ट करने से क्या मिलेगा, डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलेगा। सो एनी इंटरेस्ट अराइजेस आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ सच एंडाउमेंट फंड, वो इंटरेस्ट क्या होगा, पर्टिकुलर फंड के साथ ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। ठीक है, नाउ अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हो तब तो आप लोग को पता है क्या करना है, कैपिटलाइज्ड कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देना है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया है सबको एंडाउमेंट फंड क्या होता है, अंडरस्टूड ना? ओके, नाउ ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम देखिए ये होता है पेमेंट, ये होता है पेमेंट।
देखिए, अगर आपका एनपीओ है तो आप चीफ गेस्ट को बुलाएंगे, कुछ फंक्शन कराए तो चीफ गेस्ट को बुलाएंगे ना, कुछ लेक्चरर्स को बुलाएंगे ताकि लोगों को मोटिवेट कर सके, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएंगे। एस दे आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए उनको जो हमें रिटर्न देना होता है, डेफिनेटली वी नीड टू पे सम रिवॉर्ड टू देम। कुछ वो आके आपके इधर काम करेंगे तो रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा ना, उस रिवॉर्ड को कहा जाता है ऑनोरेरियम। एज इट इज पेमेंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में जाएगा, पेमेंट है ना, और ये हमेशा देना होता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या, एक्सपेंडिचर साइड में, विच इज डेबिट साइड। क्लियर। नाउ इनकम फ्रॉम स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब देखिए, अगर आपके पास प्राइज फंड है, प्राइज फंड नहीं समझ लीजिए, हम लोग पकड़ लेते हैं टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी फंड इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली फॉर रिटर्न, ठीक है। सो इससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज नॉट रेगुलर इनकम, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखा जाएगा, वो इसी टूर्नामेंट फंड के साथ एड इंटरेस्ट बोल के लिखा जाएगा। क्लियर, आई थिंक अंडरस्टूड। एक्सपेंडिचर अगेंस्ट स्पेशल फंड, जैसे कि आपका अगर प्राइज फंड है, ठीक है, प्राइज फंड, और आपने एक गेम कराया जिसके लिए आपने प्राइजेस खरीदी, so as already fund is created, it is not the recurring expenses or the regular expenses of the non trading organization। clear, ये regular expenses नहीं है, इसीलिए जो expenditure against special fund है वो particular fund से ही माइनस किया जाएगा। expenses on prices, expenses on prices, clear to you? okay, now capital fund, जनरल फंड या कॉर्पस फंड। देखिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता था, बिजनेसमैन पहले इन्वेस्ट करता है एक अमाउंट, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, इसे कहते हैं कैपिटल। उसी तरीके से कोई भी एक एनपीओ स्टार्ट करने के लिए मेंबर्स हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है बिजनेस एंटिटी की, और यहां पर एनपीओ अलग है, एनपीओ और उसके मेंबर्स, एनपीओ एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट, दोनों अलग अलग है। क्लियर, इसीलिए जो कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड, इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, वो बैलेंस शीट के कहां लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड में, याद रखना। क्यों लिखा जाता है मैंने बता दिया, ड्यू टू एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। कैपिटल फंड, देखिए, अगर इसके साथ अगर सरप्लस हुआ, मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हुआ, अगर सरप्लस होने से ऐड करेंगे, सरप्लस ऐड करेंगे, और अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हुआ, मतलब डेफिशिट, डेफिशिट हुआ, ठीक है, तो उसे लेस करेंगे। एंड देयर आर सम अदर आइटम्स ऑल्सो विच इज कैपिटलाइज्ड, अगर उनका पर्टिकुलर फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनता, जैसे कि जनरल डोनेशन हो गया, अगर द अमाउंट इज लार्ज तो कैपिटल फंड के साथ ऐड होता है, लिगेसी ऐड होता है, एंडोमेंट फंड ऐड होता है। क्लियर हो? ओके। कैपिटल ग्रांट, क्या बोला, कैपिटल ग्रांट, ये भी लगभग सेम ही है, आपका रिसिप्ट साइड में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में, और कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड के साथ ऐड कर लिया जाएगा लायबिलिटी साइड में। मेंटेनेंस ग्रांट, एज इट इज दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड, इट इज दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड फॉर मेंटेनिंग द एनपीओ, और उसका रेगुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए ये फंड रिसीव होता है। तो पहला चीज क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, और ये हमेशा रिसीव होता रहता है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड इन एज इनकम। ठीक है। एनुअल फंक्शन, ये जो फंक्शन है, अगर आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो साल भर कोई ना कोई, हर साल जैसे एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, फंक्शन तो कराना पड़ेगा। तो ये
जो एक्सपेंसेस होता है जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, एनुअल फंक्शन प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो एनुअल फंक्शंस कराने के लिए अगर स्पेसिफिक फंड ना बना हुआ है तो जो एक्सपेंसेस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा एज रिकरिंग एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखा जाएगा दैट इज इन द क्रेडिट साइड। क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड फिर से देखिए, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूं, मैंने जितने भी आइटम्स पढ़ाए हैं आपको, अगर सब पूरा अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया तो एनपीओ पार, एनपीओ पूरा खत्म हो गया, समझ लीजिए 70% एनपीओ आपको आ गया। क्लियर टू यू? एक चीज देखिए, जो जो मैंने कराया है आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, जैसे मैंने जो जो बताया है उसको आप नोट डाउन कीजिए, तो देन इट विल बिकम इजियर फॉर यू। क्लियर? ओके, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है शायद, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। क्लियर टू यू? ओके, बी सेफ, बाय बाय।